हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 41। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 17 जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें। क्लियर? तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की आय के प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों, इसमें पहला है आपका भू राजस्व या मालगुजारी। तो इसके विषय में जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। जमींदारी उन्मूलन के बाद मालगुजारी के रूप में राज्य सरकार की आय में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मालगुजारी पिछले 20 वर्षों के कुल उत्पादन का औसत लेने के पश्चात आंकी जाती है। दुर्भिक्ष या बाढ़ के समय मालगुजारी में छूट दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर दुर्भिक्ष का मतलब क्या है? सूखा से है। सूखा या बाढ़ की स्थिति में मालगुजारी में छूट भी मिलती है। यहाँ पर देंगे नंबर 2 पर कृषि आयकर। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को कृषि आयकर लगाने का अधिकार दिया जाता है। जिन व्यक्तियों की आय कृषि आय सहित आय अधिनियम की न्यूनतम सीमा से अधिक है, उनकी समस्त आय कृषि आय सहित यहाँ पर देखा जाएगा कृषि पर प्रगतिशील दरों से लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कि सरकार को आयकर अधिनियम के न्यूनतम सीमा से अधिक जो भी समस्त आय होती है वो कृषि से संबंधित, यहाँ पर कृषि आय सहित यहाँ पे हमें ध्यान देना है, वो प्रगतिशील दरों से कर लगाने का अधिकार सरकार के पास होता है। आगे हम देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी कृषि आयकर द्वारा आय अर्जित करती है। कृषि आयकर मतलब फसल से जो भी फसल पे कर लगाती है सरकार, उससे भी सरकार की आय अर्जित होती है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन के बाद से कृषि आयकर से प्राप्त आय में भारी कमी हुई है। वर्तमान में यह एक नाम मात्र का स्रोत रह गया है। तो दोस्तों, जब से इसके पहले जब हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी तो उस समय ये आयकर बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर लगान या आप जानते हैं कि यहाँ जमींदार लोग जो कर वसूलते थे फसल के ऊपर, वो सारी चीज़ें अब बहुत ही कम हो गई हैं। वर्तमान में यह एक नाम मात्र का स्रोत रह गया है। क्लियर? अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे पर, राज्य उत्पाद शुल्क। इसका यहाँ पर हम देखेंगे इस शीर्षक में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उत्पादक के शुल्क के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने से प्राप्त आय सम्मिलित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर अन्य सेवाएं जो हैं उस पर राज्य सरकार कर लगाती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे शराब, अफीम व अन्य मादक पदार्थ, ये इन सब पे कर कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। क्लियर? तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन था उस समय भी ये शराब के ठेके खुले हुए थे। क्यों खुले हुए थे? क्योंकि इस पे सरकार को अधिक, यहाँ पे हम कह सकते हैं, कर मिलता है। आगे हम देखिए नंबर 4 पर वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को व्यापार कर को समाप्त करके पूरे देश में एक साथ वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी शुरू किया गया, जिससे कर का ढांचा पूरे देश में एक समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का ही आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो करों का बंटवारा होता है और किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अपना कर का हिस्सा होता है। आगे हम चलते हैं प्रशासनिक प्राप्तियाँ। राज्य को अपने कई प्रशासनिक विभागों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य से फीस और शुल्क के रूप में आय प्राप्त होती है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 पर राजकीय व्यवसाय से शुद्ध आय। यहाँ पर आपको देखिए 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे राजकीय व्यवसाय के अंतर्गत। इसमें आपका पहला है कारखाने। राज्य सरकार कुछ व्यावसायिक कार्यों का भी संचालन करती है, जिससे उसे प्रतिवर्ष कुछ आय प्राप्त हो जाती है। जैसे चुर्क में स्थापित सीमेंट के कारखाने से राज्य सरकार को कुछ वार्षिक लाभ प्राप्त होता है। क्लियर? यहाँ पर नंबर देखेंगे 2 पर है सिंचाई का कार्य। यहाँ पर सिंचाई के कार्य के विषय में हम लोग जाने तो सरकारी नहरों एवं नलकूपों से सिंचाई शुल्क के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को आय प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 पर है सड़क तथा जल परिवहन।
उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क परिवहन तथा जल परिवहन सेवाओं से भी आय प्राप्त होती है। मोटर गाड़ियों, ट्रकों और बसों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इस मद में आय बढ़ती जा रही है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर सार्वजनिक निर्माण कार्य। इस मद में उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी संपत्तियों, जिसमें हम कह सकते हैं सरकारी मकानों का किराया, उनकी खरीद बिक्री से आय सम्मिलित है। क्लियर। और यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर है वनों से आय। वनों की उपज को बेचने से प्राप्त होने वाली जो आय है इस शीर्षक के अंतर्गत रखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी वन है उसमें जो भी वन की उपज के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसमें उसको बेचने से भी सरकार की आय में वृद्धि होती है। क्लियर। आप देखेंगे सड़क के दोनों किनारे, जहाँ पे दोनों किनारे जितने भी वृक्ष लगे होते हैं वो सरकारी होते हैं, उसमें व्हाइट कलर से पेंट किया होता है, ध्यान दिया होगा आपने। अब यहाँ पर हम देखिए नंबर 7 पर आय। यहाँ पे अन्य आय के विषय में हम लोग जानते हैं। अन्य आय में हम देखेंगे सबसे पहले विद्युत शुल्क। राज्य सरकार जो विद्युत शुल्क लेती है उसका वो उसकी आय ही है। क्लियर। और यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर है बस यात्रियों पर कर। बस यात्रियों पर कर से भी राज्य सरकार को आय प्राप्त होती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क 2 प्रकार के होते हैं, अदालती एवं गैर अदालती। तो कोर्ट फीस एवं अदालती स्टाम्प प्रथम वर्ग के उदाहरण है, जबकि अगर हम बात करें हुंडियों या दस्तावेजों पर लगाए गए स्टाम्प दूसरे वर्ग के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टाम्प शुल्क से भी सरकार की आय में वृद्धि होती है। स्टाम्प का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो हम कोई भी किसी भी जमीन को जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए स्टाम्प शुल्क लगता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर है निबंधन शुल्क। अचल संपत्तियों की बिक्री की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु निबंधन शुल्क राज्य सरकार के प्रमुख आय स्रोत हैं। क्लियर। अचल संपत्ति की बिक्री की रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है और इस कार्य हेतु निबंधन शुल्क राज्य सरकार के प्रमुख स्रोत हैं। क्लियर। यहाँ पर हम देखिए नंबर 5 पर है मनोरंजन कर। उत्तर प्रदेश सरकार को चलचित्रों, थिएटरों और नाटकों एवं अन्य प्रदर्शनों से मनोरंजन कर के रूप में आय प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पहले जब हम लोग देख चुके हैं कर, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कर में हमने देखा था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जो मनोरंजन कर था ये जो आता है ये आपका राज्य सरकार इस आय को प्राप्त करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर है आपका आयकर का हिस्सा। ये भी हम लोगों ने देखा था। आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं उसका संग्रह भी वही करती है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर ये सब केंद्रीय सरकार के हिस्से में होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। तो आयकर का संग्रह जो होता है वो केंद्र सरकार करता है, किंतु राशि का एक निश्चित भाग राज्यों के बीच वितरित भी किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 9 पर केंद्रीय उत्पाद करों का हिस्सा। जिस प्रकार आय कर में से एक निश्चित प्रतिशत से उत्तर प्रदेश सरकार को हिस्सा मिलता है, उसी प्रकार वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय उत्पाद कर में भी एक निश्चित भाग प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह से आयकर जो कि केंद्र सरकार का हिस्सा होता है आयकर को वसूलना, लेकिन उसमें से भी आयकर में से भी राज्य सरकारों को हिस्सा मिलता है, उसी तरह से अगर हम बात करें वित्त आयोग की सिफारिश पर भी, इसके पहले भी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, वित्त आयोग की सिफारिश पर भी केंद्रीय उत्पाद कर में भी एक निश्चित भाग राज्य सरकार को मिलता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर 10 पर है सहायता अनुदान। क्लियर। विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को अनुदान देती है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी समय समय पर केंद्रीय अनुदान मिलता है। तो दोस्तों आप देखते हैं बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और इसी तरह से राज्य सरकार के द्वारा भी अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। तो उसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का भी होता है, क्योंकि जो केंद्र है वो पूरे देश को संगठित करके चलता है और कहीं ना कहीं देश की उन्नति तभी संभव है जब राज्यों की उन्नति होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राजस्व या फिर आयकर या फिर जितने भी परिवहन कर या फिर हम बात करें प्रशासनिक प्राप्तियों से संबंधित कर हैं,
राज्य उत्पाद शुल्क, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश की उन्नति में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं दोस्तों। इन कर के माध्यम से ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार, देश में जितनी योजनाएं चलती हैं, देश में जितने भी कार्य होते हैं सार्वजनिक हित में, वो सारे किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा आपका उत्तर प्रदेश सरकार की आयकर के विषय में, और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत के साथ साथ व्यय की मदें। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होगा, तो ये आपका अध्याय नंबर 17 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका 18 और 19 बचेगा, फिर आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके लिए वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में भी ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब नाम से टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहां भी सुविधा होगी आप वहां से अपनी स्टडी करिएगा, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लगे रहिए। अपना दोस्तों समय बचाइए, अपने समय का सही सदुपयोग करिए। इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।